नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। CTET के इस समर में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं पेडागोजिकल इश्यूज का जो प्रथम टॉपिक था, जिस पर कि पिछले दिन हमने पार्ट 1 डाला हुआ है, पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा एवं क्षेत्र। उसका ही दूसरा क्षेत्र है, दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, वह ईवीएस की अवधारणा एवं क्षेत्र का दूसरा पार्ट है। ईवीएस की अवधारणा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ईवीएस की अवधारणा का क्षेत्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है, इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, अर्थात पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। अवधारणा की चर्चा हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसके क्षेत्र के बारे में। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं कि पर्यावरण क्या है, कैसे है, उससे शुरुआत करते हैं। अर्थात पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 के टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि यह पर्यावरण आया कैसे यह हमारे बीच इस शब्द का इजाद हुआ। पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द से बना हुआ है, जिसे हम फ्रेंच में इन्विरोनर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अर्थ होता है पूरा परिवेश। परिवेश का मतलब हम जानते हैं, हमारे आसपास में रहने वाले सभी जीवित, सजीव और निर्जीव जितने भी प्राणी हैं, उन सबों को मिला करके हमारा परिवेश बनता है। तो पर्यावरण एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच शब्द से बना है, जिसको इन्विरोनर के नाम से जाना जाता है, और इसका अर्थ होता है पूरा परिवेश। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिचर्या का रूपरेखा, जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा NCF तैयार की गई 2005 में, और उसके अनुसार क्या है कि बच्चों को स्कूली जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है। कौन? राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005। यह क्या करती है? बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावे, स्कूली ज्ञान के अलावे, उसके बाहर जो आसपास में परिवेश में घटित हो रहा है, परिवेश के जो अवयव हैं, पर्यावरण के अवयव हैं, उसके बारे में भी हम लोग को अध्ययन करना है। यह 2005 NCF का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यूं ही पूरी तरह से सही बात है, तो यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्यान मात्र ज्ञान का आयोजन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशल के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे आसपास में जो परिवेश में पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका आपस में सामंजस्य तो है ही, साथ ही साथ जो प्रकृति एवं सांस्कृतिक मुद्दे हैं, उनको संपूर्ण रूप से समझने की भी आवश्यकता है। पर्यावरण के तहत हम उन सभी बातों को भी समझते हैं। आवश्यक कौशल एवं विकास के द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी पर्यावरण अध्ययन का हमारा उद्देश्य होता है। इसी के सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में और क्या करते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरे टॉपिक की ओर। पर्यावरण अध्ययन में और क्या करते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान, इन दो विषयों को मिलाकर के बनाया गया है। तो पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का सम्मेलन अर्थात कंबाइंड रूप से इन विषयों के सार, इसके जो एक प्रकार से समझा जाए कि इसको निचोड़ है कि सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है। कौन? पर्यावरण अध्ययन का कार्य होता है कि पर्यावरण में पर्यावरण विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान के साथ जुड़े हुए सामाजिक विज्ञान, अर्थात लिविंग थिंग्स तो हो गए, जो कि पर्यावरण से हमें पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जीव जंतु जो होते हैं वे, और नॉन लिविंग थिंग मनुष्य भी आते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो उनके साथ आपस में सामंजस्य स्थापित होता है, जैसे कि समाज में हम रहते हैं, माता पिता, पड़ोसी, स्कूल, विद्यालय और भी सामाजिक अवयव हैं, जो सभी मिलकर के पर्यावरण के साथ आपस में सम्मेलन अर्थात कंबाइंड रूप से जो रहते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का सम्मेलन इन विषयों के सार को, अर्थात इनका निचोड़ होता है,
संकलित करके कंबाइंड रूप से प्राकृतिक वातावरण तथा उनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं अर्थात दोनों में कैसे सामंजस्य है, इसको भी हम लोग व्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं तथा संचालित करने में सहायता करता है। कौन? पर्यावरण अध्ययन। अब आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ हमारे लिए यह पर्यावरण क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ ईवीएस पर्यावरण का क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र कहाँ कहाँ हमारे लिए लाभदायक है, सहायक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब बात आगे बढ़ती है कि पर्यावरण अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आंधी के कारण एवं परिमाण से उसका जो रिजल्टेंट होता है, क्या हमारा मिलता है इन प्राकृतिक आपदाओं से, उसके बारे में समझने एवं प्रदूषण एवं प्रभाव को कम करने में उपायों का अध्ययन करते हैं। हम केवल उसका लाभ नहीं लेते हैं, केवल उसका हम आकलन ही नहीं करते हैं, उसका निदान कैसे होगा, उसका आगे और कैसे हम संरक्षित रह सकते हैं, और यह कैसे मनुष्य जाति को, मानव जाति को कैसे यह प्रभावित करता है और कैसे हम संरक्षित रखें, इस पर भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आंधी के कारण एवं परिमाण को समझने एवं प्रदूषण एवं प्रभाव को कम करने के उपायों का अध्ययन करते हैं। यही जो विषय है आगे चल करके 5वीं के बाद जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ते जाता है, प्राथमिक विद्यालय से ऊपर की ओर आपका एक अलग विषय जिसको कि हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं, वह विषय अलग हो जाता है। इसे आगे बढ़ते हैं कि इसमें अर्थात पर्यावरण अध्ययन में हम वनस्पति एवं जंतुओं के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन करते हैं। वनस्पति एवं जंतु, वनस्पति मनुष्य की, जंतुओं की निर्भरता वनस्पति पर होती है। मनुष्य या जंतु अगर वनस्पति का जरूरत से ज्यादा भी उपयोग करने लगे तो वह क्या है कि वह विलुप्त हो जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे वनस्पति, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि धरती से विलुप्त हो चुके हैं। तो यही बात कही जा रही है कि हमें वनस्पति तथा जंतुओं के प्रकारों एवं सुरक्षा के बारे में भी इसमें अध्ययन करने को सिखाया जाता है, बताया जाता है, खास करके बच्चों को। आगे बढ़ते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध। मानव, जैसा कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण का अवयव दोनों हैं। कौन? तो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। तो मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति और कानून का भी अध्ययन करते हैं, अर्थात इसकी संरक्षण कैसे होगी, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे यहाँ संविधान में कुछ नियम, नीति, कानून भी बनाए गए हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें आपके प्रति अच्छे नोट्स तैयार करने, आपके प्रति अच्छे टॉपिक लाने का उत्साह बढ़ता है। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं और हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर निश्चित रूप से हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा उपाय है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हम आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ हम पृथ्वी की बात करते हैं बल्कि इसमें अंतरिक्ष भी सम्मिलित है। पर्यावरण में केवल हम पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं, पेड़ पौधे और सामाजिक अध्ययन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में भी हम लोग कंबाइंड रूप से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब जब अंतरिक्ष की बात हो रही है तो उसी के अनुसार अब आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में क्या क्या होते हैं। तो मौसम संबंधी अनेक कारक जैसे कि तापमान, दाब, पवन, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, ये सभी क्या हैं? ये सभी अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तापमान कैसे बढ़ता है हम सभी जानते हैं, सूर्य की उपस्थिति से तापमान बढ़ता है। दाब, पवन, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, ये सभी क्या हैं? हमारे पर्यावरण को संचालित करने वाले अवयव हैं। परंतु यदि इसमें से किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है, उससे प्राकृतिक अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और उसका प्रभाव प्राकृतिक घटना के रूप में हमारे बीच आता है। इसलिए कहा गया है कि मौसम संबंधी अनेक कारक जैसे कि तापमान, दाब, पवन, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि भी पर्यावरण व उनके जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे कि असमय बाढ़ आना, असमय सुखाड़ पड़ना,
ओलावृष्टि होना, एसिड रेन जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं, जब वर्षा होती है अम्ल वर्षा, हिमस्खलन, भूमि स्खलन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं और वह जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है, जिससे हमारे जान माल की बहुत हानि होती है। अनेक समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन्हें समझने और समझाने के साथ साथ कैसे उसका निवारण हो वह भी हम इस पर्यावरण अध्ययन के विषय में पढ़ते हैं। साथ ही साथ मौसम विज्ञान के बारे में भी हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। इन सभी टॉपिक को लेकर के हम लोग पर्यावरण के विषय में पढ़ते हैं, जिसे कि एवीएस कहा जाता है, एनवायरमेंटल साइंस अर्थात एवीएस। अगला पॉइंट है हमारे सामने, पर्यावरण का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। पर्यावरण मात्र एक छोटा सा शब्द नहीं है जो हमारे चारों तरफ आवरण के रूप में मौजूद है। यूं कह सकते हैं कि पर्यावरण का एक बहुत ही बृहद क्षेत्र है और उन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात जो हम पर्यावरण पढ़ेंगे उनको समझने के लिए हमारे सामने 3 भागों में बांट करके इसको रखा गया है। वह कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण का क्षेत्र काफी व्यापक है। पर्यावरण अध्ययन के 3 व्यापक क्षेत्र हैं जिनको इस तरीके से समझने के लिए बांट करके रखा गया। पहला है कि पर्यावरण के बारे में सीखना, अर्थात विद्यार्थियों को, छात्रों को या हमें किसके बारे में सीखना है? पर्यावरण के बारे में सीखना है। पर्यावरण में सीखने का मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण में कौन कौन से तत्व हैं जो मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं, उसके बारे में सीखना, जानकारी रखना। उसके बाद है कि पर्यावरण के माध्यम से सीखना, अर्थात पर्यावरण में हम रहते हैं तो पर्यावरण से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उनका हमें कैसे उपयोग करना है, कैसे उसका हिफाजत करना है, ये सभी बातें भी हम पर्यावरण से ही सीखते हैं। क्योंकि यदि पर्यावरण को संतुलित न रखा जाए, संभाल के नहीं रखा जाए, तो वह प्रकृति हमारे लिए, पर्यावरण हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी और हमारे समस्या का कारण बन जाएगी, जो हमारे लिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही घातक होगी। और आखिरी पॉइंट है कि पर्यावरण के लिए सीखना। पर्यावरण के लिए सीखना अर्थात यह दोनों काम जो होता है वह पर्यावरण के बारे में सीखेंगे, पर्यावरण के माध्यम से सीखेंगे और पर्यावरण के लिए सीखेंगे, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, पर्यावरण के लिए तथा सृष्टि की सुरक्षा के लिए। इस तरीके से हमारा यह जो टॉपिक था, आपको जो आज हमने स्टार्ट किया, एवीएस की अवधारणा एवं क्षेत्र, पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि हमारा टॉपिक आज आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगले टॉपिक में फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे पर्यावरण अध्ययन का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।